अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रेहान और मेरे साथ हैं ईसा नकवी साहब। मोहम्मद जो है उसको ये ठेके मिल रहे हैं, मोहम्मद की दौलत में इजाफा हो रहा है। अब अफ्रीका में भी कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अब जॉर्डन में भी बनाना है, अब कुवैत में बनाना है, अब फ़लाँ जगह पे बनाना है, तो मोहम्मद की कंपनी से रब्ता हो रहा है। अमरीकियों की नवाजिशात जारी हैं। मोहम्मद की कोई 22 बीवी हैं, मोहम्मद के कोई 54 बच्चे हैं। मोहम्मद की बड़ी कहानी है, लेकिन मोहम्मद की कहानी को ज़रा पॉज कर दें। होता ये है कि जो रज़ा पहलवी है उसको एब्डिकेट 1941 में जो बरतानवी साम्राज्य है उसके प्रेशर में किया जाता है, और उसका बेटा जो है वो फिर वो शाह बन जाता है ईरान का, मोहम्मद रज़ा पहलवी, हु वाज ओस्टेड देन इन 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रोल जो है वो बन जाता है, और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोहम्मद मुसद्दिक जो है वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर ईरान का। और ईरान जो है उसमें एक रेकनिंग, एक नया जो है वो आगाज़ हो रहा है। मुसद्दिक कहता है कि 1901 में एक ऐसा बंदा जिसका आज के उसके ज़मीनी हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हमारी किस्मत का फ़ैसला कर गया। हमारे तमाम रिसोर्सेज, ऑयल वेल्स, ऑयल फील्ड्स वो उठा के इसको बरतानिया को दे गया, और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता, तो हम नेशनलाइज़ करेंगे इसको। वो नेशनलाइज़ करने की, क्योंकि 60 साल का वक्त पूरा होने वाला है। 1901 में मुआहदा हुआ था, 60 में वो ख़त्म होना है, तो अब 5-7 साल रह गए हैं, और बरतानवी जो है वो ये ज़ोर लगा रहे हैं कि हमारा कब्ज़ा जो है वो मज़ीद अगले 60 साल के लिए, 100 साल के लिए एक्सटेंड हो जाए, और ये नेशनलाइज़ कर रहा है। अब नेशनलाइज़ कर रहा है तो उसके ऊपर बरतानवी जो है वो, क्योंकि अब अपना असर व रसूख खो चुके हैं, वो अमरीकियों को जाके शिकायत लगाते हैं, CIA को शिकायत लगाते हैं कि कुछ करो। अमरीका आगाज़ में तो कुछ नहीं करता, पहले साल कुछ नहीं करता, और फिर जो साबिक अमरीकी सदर है थियोडोर रूज़वेल्ट, उसका पोता जो CIA का डायरेक्टर है, वो ये मिशन लेके ऑपरेशन एजेक्स के नाम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर ईरान में लैंड करता है, और फिर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तकसीम किया जाता है, और मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा जाता है, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। एक पूरी कहानी है। अब जाहिर है कि CIA क्योंकि ईरान में भी दाखिल हो गया, तो वहाँ पर भी अब उनका किरदार बन गया। साइमल्टेनियसली अब जो मोहम्मद है, मोहम्मद का नाम है मोहम्मद बिन लादेन। ओह, आई सी। उसामा बिन लादेन का बाप। सो लादेन फैमिली जो यहाँ से शुरू 54 बच्चे हैं, 22 बीवियाँ हैं, उनमें से एक उसामा बिन लादेन भी है। ओह, इंटरेस्टिंग। तो मोहम्मद बिन लादेन जो इस वक्त जाइंट बन चुका है, जिसके पास पैसा ही पैसा है, दौलत है, और अमरीकियों का शराब खाना बनाने से लेके, उनके पब्स बनाने से लेके, उनके रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाने से लेके, उनकी अयाशी की चीज़ें बनाने से लेके, उनका रोड बनाने से लेके, उनकी लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाने से लेके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम के तमाम ठेके सो दिस इज हाउ लादेन फैमिली बिन लादेन ग्रुप के पास है। द रिचेस्ट फैमिली ऑफ सऊदी अरेबिया। यस, जिस तरीके से उनके पास पैसा आया वो सारा अमरीकियों का दिया हुआ। अच्छा, अब उसामा की कहानी को अब दोबारा ज़रा आप फुल स्टॉप लगा लें, आगे जाके इसका बड़ा किरदार है। तो साइमल्टेनियसली 1938 में कुवैत में आ गया था। अब कुवैत भी तेल की दौलत से माला माल है, इराक़ के पास भी तेल की दौलत है, ईरान के पास भी है। साथ में 39 में जो है वो डिस्कवरी कतर में भी हो जाती है तेल की, लेकिन कतर में तेल को इतना ज़्यादा नहीं निकलता, तो कतर के ऊपर अभी नज़र नहीं पड़ी। कतर में जाकर होती है इंटरवेंशन में 90s में, जब ये जो अभी 3-4 दिन पहले इंतकाल हुआ ना शेख तमीम के वालिद का, जी, इसने अपने बाप का तख्ता उल्टा था अमरीकियों की मदद से, और इसने बेसिकली 2 चीज़ें कमिट की थी। उसका बाप स्विट्ज़रलैंड गया था अपने किसी इलाज मुआलजे और किसी और काम के लिए, तो पीछे इसने मना कर दिया था कि अब उसको वापस नहीं आने देना, और इसको अमरीकियों ने इससे 2 चीज़ें मांगी थी। एक अल उदैद एयर बेस बनाई थी, अमेरिका का जो सबसे बड़ा सैंडकॉम का अड्डा है इस पूरे रीजन में, ये बदले में इससे फादर अमीर से लिया गया था। और साथ में अल जज़ीरा जो है उसकी बुनियाद डली थी कि हमें फ्री मीडिया चाहिए यहाँ पे, ये भी अमरीकियों ने करवाया था। बहरहाल ईरान में इनकलाब आता है, ईरान में इस्लामिक रिजीम आ जाती है, कब्ज़ा हो जाता है सफारत खाने पे। जिमी कार्टर का जो ऑपरेशन है हॉस्टेज क्राइसिस में निकालने का, वो नाकाम हो जाता है, और साइमल्टेनियसली प्रॉप अप किया जाता है सद्दाम हुसैन को 1979 में इराक़ में। और फिर ईरान इराक़ जंग के दौरान सद्दाम हुसैन के ऊपर पैसे की, असलहे की, केमिकल वेपन्स उसको दिए जाते हैं ईरानियों को मारने के लिए। नर्व एजेंट्स, गैसेस, ऐसे ऐसे बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स दिए जाते हैं, जिसकी बाद में तलाश में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक़ के ऊपर बाद में हमला होता है।
ये अमेरिका की गेम है, ये मतलब ये बड़ी दिलचस्प होती है। जब ये सारी कहानी होती है और सद्दाम हुसैन पर फैलाने लगता है, सद्दाम हुसैन को ये भी कोई ना कोई मशवरा देता है ना कि ये कुवैत साथ इतना छोटा सा टाइनी, न इनकी फ़ौज है ना कुछ है, कर लो कब्ज़ा। वो 2 दिन में कब्ज़ा कर लेता है, दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज उसने बना ली है सद्दाम हुसैन ने, वो कब्ज़ा कर लेता है। लेकिन इसके बैक एंड के ऊपर कहानी क्या है कि जब यहाँ से तेल की दौलत निकल रही थी और पैसा आ रहा था, तो सबसे बड़ी राइवलरी बन चुकी थी सोवियत यूनियन की और अमेरिका की। और इस रीजन में पंजे गाड़ने के लिए जो सोवियत यूनियन है वो भी जोर लगा रही है और अमेरिकी भी जोर लगा रहे हैं। और गैस व्हाट, क्या हमें इससे अच्छा कोई और मिलता ही नहीं है। बिन लादेन ग्रुप सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा होने वाले, लिटरली डॉलर्स जिनके घर के गुलाम हैं, पैसा ही पैसा है, उनका बेटा जो है वो कहता है कि मैं सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद करूंगा, और वो अफ़गानिस्तान पहुंच जाता है और अलकायदा की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन अलकायदा की बुनियाद रखने से चंद महीने पहले उसामा बिन लादेन जो है 1979 में दौरा करता है। वाहिद उसका विज़िट है अमेरिका का, जहाँ पे वो लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में और इंडियाना में कुछ हफ्ते गुजारता है। और उसके बाद वो अचानक से जिहादी तंजीमों का सबसे बड़ा अलम बरदार वो अफ़गानिस्तान में नमूदार होता है। और फिर अफ़गानिस्तान में उनको मुजाहिदीन को, अच्छा ये वीडियो लंबी हो जाएगी, हम हो सकता है 2 पार्ट्स में कर लें, 2 उसमें आ जाए। अलबत्ता ये समझना बड़ा ज़रूरी है, इसके एंड के ऊपर हमें ज़रा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे और हम थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर लेते हैं। अब पैसा मिल रहा है मुजाहिदीन को, असलहा मिल रहा है, उनके लिए चीज़ें बैक एंड के ऊपर से हो रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसामा बिन लादेन न्यू और ही वाज वर्किंग फॉर अमेरिकन्स, बट ही वाज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय CIA। फैसिलिटेशन चल रही है। सबको पता है कि सोवियत को शिकस्त देने के लिए अफगानिस्तान में कौन कौन कैसे कैसे, पाकिस्तान का क्या किरदार था, अमेरिका क्या कर रहा था, सऊदी अरब क्या कर रहा था, उसको पैसा मिल रहा है। सोवियत यूनियन जो है वो फारिग हो जाती है। अब उसामा बिन लादेन कहता है कि मुझे तो अपने ग्रुप के लिए और इस्तेमार के ख़िलाफ़ और ये जो बैरूनी क़ुव्वतें हमारे रीजन पे काबिज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है और उसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है अपने ग्रुप के लिए। और वो फ़ंड रेजिंग के लिए सऊदी अरब आता है, जहाँ पे उसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है और उसको एक तरह का नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान जब कुवैत के ऊपर हमला करता है और कुवैत को हज़म करने की, डकारने की कोशिश करता है इराक, जो बेसिकली जिसके बैक एंड के ऊपर ये काम करवाने वाला भी अमेरिका खुद था, फिर अमेरिका कहता है कि हमने बचाना है कुवैत को, और कुवैत को बचाने के लिए वो अपना तैयारियां कर रहा है। और उसामा बिन लादेन ऑफ़र करता है सऊदी हुकूमत को कि मैं अपने मुजाहिदीन लाता हूँ अफ़गानिस्तान से और हम जो है वो फड़का देंगे, ये सेकुलर सद्दाम, इसकी ज़रूरत क्या है, हम इसको ख़त्म कर देंगे। सऊदीज़ के ज़रिए अमरीकी जो है वो कहते हैं उसामा बिन लादेन को कि तुम गारों में, पहाड़ों में, अफ़गानिस्तान के मौसम में लड़ने के आदी हो, ये सहरा लको दक, यहाँ पे टीले हैं, यहाँ पे कोई गारे नहीं हैं, तुम नहीं लड़ सकते। 12 अमेरिका जो है वो पहली गल्फ़ वॉर होती है और अमेरिका जो है वो काट पैंट के चंद हफ्तों की कैंपेन के बाद ढकेल देता है सद्दाम हुसैन को वापस, और सद्दाम को अभी कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन बदले में अब कुवैत की सिक्योरिटी के लिए, जहाँ पर एक बहुत बड़े तेल का ज़ख़ीरा निकल चुका है, अमेरिका कहता है हम करेंगे आपकी हिफाजत। वहाँ पे फिर बोरिंग एयरबेस बनाई जाती है, फ़ौजी अड्डा बनाया जाता है, अली अल सालिम जो है वो रखबा, मुख्तलिफ बेसिस जो हैं इराक़ के डिफेंस के लिए कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, बनाई जाती हैं। 90s में कुवैत के ऊपर इस तरीके से कतर में बनाई जाती हैं। फिर बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर लाया जाता है। फिर अमेरिका जो सऊदी अरब में ऑलरेडी अरामको की और इसकी जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर लैंडिंग स्ट्रिप, प्रिंस सुल्तान एयरबेस वहाँ पर क्या कर रहा है, और ये सारी कहानी किस तरीके से ओमान में अड्डा बनाया जाता है, किस तरीके से अल ज़फ़रा जो है वो UAE में बनाई जाती है। अब ये सारी कहानी आपको समझने में आसानी होगी कि अमेरिका ने आके पंजे गाड़े कैसे, कॉन्फ्लिक्ट्स
क्रिएट करवाई हैं। कैसे वन बाय वन सबका सेवियर बना और दी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, और फिर उसामा गोज रोग, उसामा जो है वो निकलता है, अपना पासपोर्ट लेने में कामयाब हो जाता है, एंड देन ही गोज टू सोमालिया, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करता है, कुछ इस किस्म की उसकी कहानी है, और फिर वहाँ से वो दोबारा अफगानिस्तान जिहाद के लिए पहुँच जाता है, और फिर ये 9/11 वाली कहानी हो जाती है, और फिर अमेरिका जो है वो हमला करता है अफगानिस्तान। अब इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों के सब जहनों में सवाल होगा दरमियान में इस रीजन में बेसिकली जब बहुत सारे ममालिक ये सऊदीज़ के पास आते थे और कहते थे कि तुम अमेरिका का बिस्तर गर्म कर रहे हो, योर ब्रोमांस मेक्स अस जेलस, तो सऊदी उनको कहते थे कि वी आर गेटिंग रिच, हमारे पास तो पैसा आ रहा है, तो हमें तो कुछ मिल रहा है, तुम बताओ हमारी जगह तुम होते तो क्या करते। इसीलिए सऊदी अरब में या इनमें से कोई भी मुल्क है ना, यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी इन ख़ानदानों का रहना अमेरिका के फ़ायदे में, और अमेरिका का इस रीजन में रहना इन ख़ानदानों के रूल के फ़ायदे में। सही है। ये जितने भी हैं, और पूरा इस दुनिया में देखें अमेरिका जो है वो हमने पहले भी एक वीडियो में तज़किरा किया था कि जो पिंड का चौधरी होता है वो कितना कुछ कर जाता है अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए। हम दुनिया के चौधरी की बात कर रहे हैं कि वो कैसे अपने इस खत्ते में वो उसने पंजे गाड़े हैं। और फिर इराक़ पे जो हमला है उसकी कहानी, फिर इराक़ के तेल के लिए इराक़ को किस तरीके से, अभी भी आपको पता है कि पैसा किस तरीके से इराक़ अपना ऑयल कैसे बेचता है, उसको कैश में डॉलर किस तरीके से आता है, अफ़गानिस्तान में आना और अफ़गानिस्तान में आके जंग करना, इस पूरे रीजन को वॉलेटाइल रखना, इनकी सिक्योरिटी गारंटीज़ प्रोवाइड करना, इस सारे के नतीजे में अमेरिका ने अपने पंजे गाड़े। अब सवाल ये है कि वो हिंदी में कहते हैं ना कि ये षड्यंत्र इसलिए तो नहीं रचा कि आखिर में ईरान हमें गुड बाय करेगा और हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चले जाएंगे। और मैं जब ये बात आगाज़ में कह रहा हूँ कि ईरान जो है वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि खलीजी ममालिक की अमरीकी तसल्लुत से आज़ादी की जंग लड़ रहा है, कि इसके नतीजे में अगर ईरान सिक्योरिटी, लेकिन अमेरिका की गेम क्या, अमेरिका की गेम ये है कि अब ईरान को एक पोटेंट पावर के तौर पर रखा जाए जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल with a proven capability of hitting anywhere from Israel to Saudi Arab, from Oman to Iraq, from Kuwait to Qatar, from Qatar to Bahrain, from UAE to Turkey। ईरान के पास इस किस्म की पावर मौजूद है, और अब वो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फैमिलीज़ ने इकट्ठे किए हैं इस तमाम अनहोली अलायंस के ज़रिए, स्टार्टिंग ऑफ 1938 इन सऊदी अरेबिया, 1908 ईरान, जिसने जितना माल बनाया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, सदी तब्दील हो रही है। जो गुज़िश्ता सदी थी वो ब्लैक गोल्ड की सदी थी, तेल की सदी, ऑयल की, और ये सदी है रेयर अर्थ की। एग्जैक्टली। कहानी हम जाहिर है कि ये कहीं और चली जाएगी, जो रेयर अर्थ्स वाली कहानी है इस पर हम सेपरेटली एक सेटिंग करेंगे जिस पे हम बात करेंगे कि उसमें फिर पोटेंशियल किस किस मुल्क का और कौन कौन रडार पे आ सकता है, कौन कौन टारगेट बन सकता है, कहाँ कहाँ अमेरिका को पंजे गाड़ने होंगे। लेकिन दुनिया शिफ्ट कर रही है फ्रॉम जो आपका बेसिकली तेल है उससे अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील हो रही हैं की तरफ। अब आप जा रहे हैं बेसिकली सोलर की तरफ, आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए आपको प्रिजर्व करने के लिए उस एनर्जी को आपको अच्छी बैटरीज चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, आपको लैपटॉप्स के लिए, आपको जितनी भी गैजेट्स हैं, आपको घर चलाने के लिए आपको बैटरीज चाहिए, और उसके लिए आपको ग्रेफाइट चाहिए, नेफ्राइट चाहिए, जेडाइट चाहिए, क्रोमियम चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ों के यूजेस मुख्तलिफ हैं। ये जितनी भी आपको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए ये कहाँ पर मौजूद है। लेकिन उन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या करें जो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ ये भी ज़ाहिर है कि एक रिसोर्स रिच रीजन है, यहाँ पर अमेरिका जो आया है और इस पूरे रीजन में उसने अपनी इजारादारी या उसने सुपर पावर का स्टेटस अगर बरकरार रखना है तो अमेरिका यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाएगा। दी ओनली वे अमेरिका कैन रिड्यूस इट्स प्रेजेंस इज़ व्हेन 30-40 साल 50 साल के पीरियड में जब तेल से पूरी दुनिया शिफ्ट होकर रेयर अर्थ्स के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी पर आ चुकी होगी, तब अमेरिका का इंटरेस्ट डाइल्यूट हो चुका होगा इस रीजन में। फिर आप अमेरिका की और अड्डे बनते देखेंगे, और जंगें और कॉन्फ्लिक्ट्स और बगावतें और कूज आपको मुख्तलिफ ममालिक में जितने रिसोर्स रिच मुल्क हैं, फ्राम पाकिस्तान टू अज़रबैजान टू अफ़गानिस्तान
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर रेयर अर्थ्स हैं, वहाँ पर चाइना भी अपना असर और रसूख डाल रहा होगा। वो भी एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी है, एक नई किस्म की लड़ाई, ये नई किस्म की जहद जो है वो इसमें हम एरा में दाखिल होने लगे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अमेरिका का, क्योंकि हीलियम यहाँ से जाती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG, उसका तो अभी तक कोई वो नहीं है, मुतबादिल नहीं है। आपको ये जो साउथ पारस गैस फील्ड है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी गैस फील्ड है जो ईरान की है। जो नंबर 1 है वो रास लफ़ान है जो कतर की है। फिर और इस रीजन में जो हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंट यूज़ है, फिर फर्टिलाइज़र यहाँ से जाता है। तो जो रिसोर्स रिच रीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस और ये सब कुछ बरकरार रहेगा। लेकिन अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि इस के नतीजे में अभी ये इसी वजह से आप देखते हैं कि इस्लामाबाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, तेल की कीमतें नीचे आती हैं, दोबारा जंग छिड़ जाती है, क्योंकि वो कहीं से भी अमेरिका को सूट नहीं करता। वो मुआहदा जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान जो है वो 47 साल का भूखा प्यासा ईरान, पाबंदियों में जकड़ा हुआ ईरान जो है वो अगर आज इतनी बड़ी टक्कर दे रहा है, अगर इस मुआहदे के नतीजे में आप उसके ऊपर दरवाजे खोल दें इंटरनेशनल मार्केट के, आपको पता है कि दुनिया के चौथे बड़े क्रूड ऑयल रिज़र्व और दूसरे बड़े नेचुरल गैस रिज़र्व के साथ ईरान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो 5 साल में $200 अरब सालाना पे हिट कर जाएगा। और एक ऐसा मुल्क जो 9 करोड़ की आबादी का पढ़ा लिखा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्पेस साइंटिस्ट, दुनिया के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला जो एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है, उसके पास जब इतने बड़े रिसोर्सेज आएंगे तो उनको अपने काम के लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं और से लोग बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह ये सब अरब ममालिक में, खलीजी ममालिक में होता है। तो ईरान को इतना सब कुछ दिया जाना, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग इस तमाम वक्त में कि या तो ये डील नहीं होगी तो चलेगी नहीं, अगर हो भी गई, चल भी गई, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान अनस्टॉपेबल हो जाएगा और अमेरिका जो है उसका तो पत्ता जो है बड़े बुरे तरीके से कट जाएगा। चाइना विल डोमिनेट इन कमिंग टाइम्स। ये 10 साल 20 साल की गेम है। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। लेट्स सी कि ये जो पंजे गाड़े हैं 125 साल तकरीबन समझ लें, मोर और लेस ऐसा ही है। बरतानिया से लेके, फ्रांस से लेके, अमेरिका से लेके बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर्स ने यहाँ पर किस तरीके से अपनी गेमें की हैं और बनाया है, इसको छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होगा।